जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस का एक और नया मॉक टेस्ट। तो इसमें हम अभ्यास करेंगे साइंस के 30 प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? पहले प्रश्न में शुद्ध चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आपको बताना है जो शुद्ध चालक होता है अगर उसका हम ताप बढ़ाएं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा दोस्तों? आप जानते हैं शुद्ध धातुओं में तापमान बढ़ने पर परमाणुओं का जो कंपन है वो बढ़ जाता है। जब परमाणुओं का कंपन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में वो रुकावट डालता है, तो जिससे क्या होगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएगा। दोस्तों क्या आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, तारों का रंग मुख्य रूप से उनके किस गुण को प्रदर्शित करता है? दोस्तों तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर होगा उनके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखना, तारे का रंग जो होता है उसके सतह के तापमान पर निर्भर करता है। देखो आप सिंपली आप जानते हैं क्या होता है, सिंपली आप जाने जैसे आग होती है ना, जब आग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो नीली हो जाती है। ऐसे ही जब तारे का ताप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सबसे गर्म तारा जो होता है वो आपका नीले कलर का होता है। ठीक है, नीले कलर का। और उससे कम, तो उससे कम होगा नारंगी कलर का। और थोड़ा और कम बात करें तो ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, जवाब होगा तारों की सतह के तापमान पर निर्भर करता है। और सर्वाधिक जो तापमान वाला तारा होता है वो कैसा दिखेगा? वो नीला दिखेगा। और ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये किसके नियम पर आधारित है? तो आपने फिजिक्स में एक नियम पढ़ा होगा, बीन का विस्थापन नियम। बीन का विस्थापन नियम ये उस पर आधारित होता है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। विद्युत तार को फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों जो फ्यूज तार होता है ना वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सीरीज, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट होने पर पूरा करंट जो है वो इसी से गुजरता है और परिपथ टूट जाता है। तो सही जाओगा फ्यूज तार जो है ये लेड और टिन का बना होता है और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए धूप के चश्मों में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें कौन सा कांच होता है? आंसर होगा आपका सी, क्रुक्स कांच होता है। क्रुक्स कांच, क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं क्रुक्स कांच में क्या होता है, इसमें मिलाया जाता है सीरियम ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है, ये आप ध्यान रखना। और धूप के चश्मों की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि धूप के चश्मों की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्य रूप से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, द्रवों की श्यानता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अगर आप किसी द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। घटने का कारण क्या है? तो आप जानते हैं जब भी तापमान बढ़ेगा तो द्रव के अणुओं के बीच जो संसंजक बल होता है वो कमजोर हो जाता है, जिससे वे आसानी से बहने लगते हैं। ठीक है, याद रखना, ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है। श्यानता क्या होती है? श्यानता होती है किसी द्रव के बहने का गुण। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जेम्स चैडविक। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि न्यूरॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आप ध्यान रखना न्यूरॉन पर 0 चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों ये है आपका एक परमाणु। परमाणु जो है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें मानिएगा। इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में घूमते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर रहते हैं। देखा, आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के वो प्रोटॉन है, जो रेड है आपके वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न क्या कहा गया?
पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए कौन सी गैस या पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जो पीने का पानी होता है इसमें हम मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाती है मरकरी, पारा पाया जाता है। ठीक है, पारा, और पारे को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है तो आप बताइएगा पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा जो है आवर्त सारणी में 80 नंबर पर होता है, Hg इसका संकेत है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपका पारा, मरकरी 80 नंबर पे होता है। और मैं आपको बता दूं मरकरी का जो लैटिन नाम है वो क्या है? हाइड्रोगेइरम। तो कभी क्वेश्चन आए कि हाइड्रोगेइरम किसका नाम है तो मरकरी का नाम होता है लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे जब भी कभी बिजली से आग लग जाती है तो हम प्रयोग करते हैं किसका? पायरिन का। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पायरिन। पायरिन का होता है? तो पायरिन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पायरिन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है। अशुद्ध जल इसको कहा जाता है 7। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं शुद्ध जल जो होता है ना ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर मतलब बुरा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ हीपेरिन कहाँ बनता है? तो दोस्तों आपको पता है कि हीपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी नसों के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो ये कहाँ बनता है हीपेरिन? ये बनता है लीवर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, लीवर में बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। लीवर में ना मैं आपको बता दूं विटामिन ए, डी, ई और के इनका स्टोरेज भी होता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन के निचले हिस्से में होती है। ये भी आप ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्लियर, पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? RH फैक्टर का नाम किस जीव से संबंधित है जिसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी? तो RH फैक्टर जो होता है ना मंकी से संबंधित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रीसस मंकी, रीसस मंकी, आप ध्यान रखिएगा। और ये मैं आपको बता दूं लाल कणों में इस विशिष्ट एंटीजन की खोज जो की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग के रोगियों के मूत्र में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है? दोस्तों जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके जो यूराइन होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर जो होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, इंसुलिन जब भी आपकी बॉडी में कम होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है ये आपकी बॉडी को सुखाने लगती है, ठीक है, और टाइप 2 जो होती है ये आपकी बॉडी को मोटा करती है। तो दोनों ही स्थिति आपके लिए खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसी चीज़ें ना खाइए जो डायबिटीज़ को बढ़ाती हो। सबसे मेन जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे मेन जो डायबिटीज़ का कारण है वो है टेंशन। अगर आपने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया तो धीरे 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 40-45 साल की एज में आने के बाद आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा लेने लगे तो ये 30 साल की उम्र में भी आपको हो सकती है। तो टेंशन से बचिएगा, ध्यान लगाइएगा, भगवान का स्मरण कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया था मधुमेह के जो रोगी हैं उसके मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं एक हार्मोन ना, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन हमारे पेनक्रियाज में बनता है, अग्नाशय में बनता है। ठीक है, अग्नाशय, और अग्नाशय में कौन सी सेल होती है? तो बीटा सेल से बनता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल होती है, उससे ये सिक्रीट होता है। तो आप याद रखना, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं जो छाती के पिंजरे का निर्माण करती हैं? तो मानव शरीर में रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर।
12 पेयर का मतलब 24 पसलियाँ होती हैं, आप याद रखना 24 पसलियाँ। और मानव का जो वयस्क का कंकाल है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 होती हैं, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये जो विटामिन ए है ना, ये गाजर से बहुत ज़्यादा हमें हमारी बॉडी में मिलता है, गाजर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो पौधों में कोशिका विभाजन को जो बढ़ाता है वो है आपका, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो पौधों में जो कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, जैसे फल और बीज, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और यहाँ लिखा गया एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने का काम करता है, नेचुरल जो फॉर्म में फल पकते हैं तो फलों का पकना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एथिलीन हार्मोन के कारण होता है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो कोशिका विभाजन पौधों में इस साइटोकाइनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, शकरकंद पौधे के किस भाग का रूपांतरित रूप है, तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे वो तना होता है। जैसे आलू, नोड और इंटरनोड का मतलब क्या है कि इनमें पोरी बनती है, पोरी आपने देखोगे आंखें बनती हैं, कली फूटने लगती हैं, वही होता है। शकरकंद में भी अगर आप उसको रख के छोड़ दें तो उसमें भी पोरी बनने लगेंगी, तो शक्कर, हमसे वो सच है, शकरकंद पूछा था, तो शकरकंद में पोरी नहीं बनती हैं, ठीक है, तो ये अपस्थानिक जड़ होती है, रूट है आपका एक प्रकार का। जबकि जो आलू होता है, जो अदरक हो गई, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी होगी, है ना, वो सब तना होता है। जबकि शकरकंद में आपने देखा होगा नोड्स नहीं बनते हैं, इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, काइटिन। और मैं आपको बता दूं, जो चींटी होती है ना आंट, तो चींटियों का जो ऊपरी कवर होता है ना वो भी काइटिन का बना होता है, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, कीटों की जो आउटर लेयर होती है ना वो काइटिन की बनी होती है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो कवकों की कोशिका भित्ति ये बनी होती है काइटिन की। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करने वाले रंगहीन प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है कि पौधों की पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और कहाँ पर कौन करता है उसको, वो करता है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और ये स्वयं भोजन संचय का निर्माण करता है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक ऊतक होता है फ्लोएम, फ्लोएम एक जो है वस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक है जो पौधे में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पौधे में खाने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करता है। एक होता है जाइलम, जाइलम क्या काम करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को मिट्टी से किस खनिज तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम की मैक्सिमम नीड होती है, आप ध्यान रखना। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का मुख्य केंद्रीय तत्व होता है, इसकी कमी से पौधों में एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है क्लोरोसिस, तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पौधों में होने वाला क्लोरोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, हाइड्रो जब भी कहीं भी शब्द आपको दिखाई दे, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से डरना, और ऐसी हाइड्रोजन, है ना, वो आप ध्यान रखना। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और फाइट्स मतलब क्या होता है, फाइट्स मतलब पौधे, फाइट्स मतलब प्लांट, ये आप ध्यान रखना। तो अब आप बता सकते हैं हाइड्रो मतलब जल और फाइट मतलब पौधे, तो ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ लिखा गया मरुस्थल में उगने वाले पौधे, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट, जीरोफाइट क्या होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट। चलो कमेंट में लिख के बताओ, दलदली भूमि में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, कौन से फाइट्स होते हैं, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमरत्व अर्थात बायोलॉजिकल इमोर्टिलिटी प्रदर्शित करता है, योग क्यों किया है,
प्राकृतिक रूप से बूढ़ा होकर नहीं मरता। तो आपको बताना कौन सा जीव है जो बूढ़ा होकर नहीं मरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा बायोलॉजिकल इमोर्टल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पुनर्जनन की क्षमता अधिक होती है। इसकी कोशिकाएं लगातार खुद को बदलती रहती हैं, जिससे यह जैविक रूप से अमर माना जाता है। तो हाइड्रा आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ केंचुआ, अर्थवॉर्म। क्या आप बता सकते हैं इसमें कितनी आंखें होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, केंचुए में आंख नहीं होती है। अगला प्रश्न, दूध का घनत्व और शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो दूध का घनत्व और शुद्धता हम मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लैक्टोमीटर। और मैं आपको बता दूं, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के उत्प्लावितता के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज, ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जिसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है, लैक्टोमीटर। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगने की जो रिएक्शन है, यहाँ पे ये Fe है और ये O2 है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि जब लोहे पर जंग लगता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहले तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है Fe2O3 में, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटना होती है, आप ध्यान रखिएगा। और जब भी लोहे पर जंग लगेगा, लोहा खोखला हो जाएगा लेकिन उसका भार बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लेपन करते हैं किसका? जिंक का। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो आप बताइएगा। लोहे को जंग से बचाने की जो प्रोसेस है उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, मानव आँख के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो आप ध्यान रखिएगा, मानव की आँख में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधा नहीं बनता कभी भी। अब आप कहोगे फिर हमको सीधा दिखता कैसे, कभी बताएंगे उसके बारे में। तो मानव की आँख में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा रेटिना पर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और हमारे दिमाग से ना, आँखों से, रेटिना से और एक दिमाग तक नर्व जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में। तो ऑप्टिक नर्व क्या काम करेगी? इस इमेज के जितने भी सिग्नल होंगे वो कहाँ पर भेजेगी? ये ऑप्टिक नर्व भेजेगी ब्रेन में, और ब्रेन हमारी इस इमेज को क्या करेगा? सीधा करता है। तो मानव की आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम कौन करेगी? तो सिग्नल भेजा जाएगा किसके द्वारा? ये ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व किसको भेजेगी? ब्रेन को। ब्रेन को सीधा कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। मानव की आंख पर प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है? अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बताइएगा, 1/16 सेकंड तक मानव की आंख पर प्रतिबिंब बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे किस सूक्ष्म जीव से अलग किया था? दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि थी और ये बनाई गई थी एक फंगस से, मोल्ड से बनाई गई थी। और फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आए कि जो ये बनाई गई थी पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। और ये जो बनाई गई थी वो किससे बनाई थी? तो एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर, याद रखना, 1928 की ये घटना है। अगला प्रश्न, ये थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहा गया है? वायुमंडल की आर्द्रता या नमी को मापने वाला हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो हाइग्रोमीटर की खोज की गई थी अमोंटोस और लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की आर्द्रता मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका 30 प्रश्नों का एक सेट मैंने आपको अभ्यास कराया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।